गुड इवनिंग मैम। Hello. गुड इवनिंग Good मैम। evening, everyone. Good गुड evening. इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। Good बहुत evening. बढ़िया मैम। कल टेस्ट है, कुछ पढ़ा है उसका? यस मैम। टेस्ट है ना कल? मैम कल तो है। मैम यस मैम। सैटरडे है। मतलब हम कल सैटरडे है। हाँ, कल परसों सैटरडे तो है। मैम। यस अरे मैम हाँ परसों बेटा, है। परसों तो पढ़ा होगा कुछ। क्या पढ़ा है परसों? पढ़ोगे मतलब क्या पढ़ लिया? मैं पीवाई क्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी आज। ये बताओ कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा इशू है? हाँ, बोलो। थैंक यू सानिया। चैप्टर बताओ बेटा जिसमें सबसे ज्यादा इशू हो, उसके हम पीवाई क्यूज लगा लेंगे। ईएम वेव्स, हाँ तुम्हारी क्लास में रह गया था ना ईएम वेव्स। यस मैम। ईएम वेव्स के अलावा बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है क्या? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आ जाओ काम कर लेते हैं। सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी रिवीजन हो जाए, ठीक है? यस मैम। भाई मेंस के लिए तो मेंस के ही कर लो सिर्फ। अगर टारगेट मेंस है तो फिर मेंस का ही करो बस। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 करो। बताओ डाइपोल का टाइम पीरियड कितना होता है? फॉर्मूला तो याद होगा, क्लास का में जो कराया था। बताओ।
पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड का, कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ऐसे, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है। अब इसका टाइम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, T इक्वल्स टू 2 पाई इनर्शिया अपॉन पीई, ये फॉर्मूला है, पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, P क्या है यहाँ पे, P क्या है, बोलो P क्या है यहाँ पे, व्हाट इज P? P यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूले पढ़े हैं। P डाइपोल है यहाँ पे, ये पढ़ा है तुमने, ये रिवाइज किया है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो अगर मेरे पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके पास क्या होना जरूरी है, मास, तो इसके पास भी मास होगा और इस चार्ज पार्टिकल के पास भी मास होगा। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कहाँ से ले सकते हैं, जहां से आपको पूछी हो। तो यहाँ पर जो हम ये लिखते हैं ये ICM होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरा डिस्टेंस L दी हुई है तो ये L/2 हो जाएगा सेंटर के अबाउट। तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया, एक चार्ज की वजह से होगा mL/2 का स्क्वायर प्लस दूसरे की वजह से होगा mL/2 का स्क्वायर। ये कितना आ गया, कितना आया, ये mL/2, यही आया बेटा। यस मैम। भाई दो मास है ना, तो दोनों मास का इनर्शिया लिखोगे, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू उस मास से उस सेंटर के बीच की दूरी, कितना mL/2 हो गया, करेक्ट। ये क्या आ गया, इनर्शिया mL/2। आई की जगह mL/2 लिखो। डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, देखो लेंथ L, तो ये हो गया QL। रखो वैल्यू, बताओ क्या आंसर आ रहा है फॉर्मूले में। बताओ क्वेश्चन कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। वैल्यू तो रखनी है, टाइम पीरियड की लिखोगे 2 पाई, ICM कितना आया है, mL/2 मल्टीप्लाई बाय डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, चार्ज इंटू L मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो, एक L से L कट गया, कितना आया, mL/2QE। तो ऑप्शन नंबर 4। मैम ठीक है, 4। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए 2 पाई ICM अपॉन ये डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ सेंटीमीटर, फाइंड द पॉइंट चार्ज। अच्छा, फ्लक्स की बात हो रही है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E.A और EA cos Yes, थीटा, ma'am. राइट, EA cos थीटा। और एक फॉर्मूला फ्लक्स का क्या होता है, चार्ज, मतलब जो गॉस लॉ देता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी फ्लक्स दे दिया, गॉसियन सरफेस का रेडियस दे रखा है, यानी आपको एरिया पता है, आपको चार्ज निकालना है। तो Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो भाई, EA लिख दो, क्योंकि ये फाई तो दोनों बराबर है ना, इक्वेशन 1 और A2, तो दोनों मैंने Q इनक्लोज्ड इक्वल्स टू EA लिख दिया। तो चार्ज किसके बराबर हो गया, EA एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁴ वैल्यू रख लोगे। एरिया कितना दे रखा है बेटा, 8। किसका एरिया देखो, सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4πr²। आर कितना है, 8 8 जा 64 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, निकाल लोगे, क्यू इनक्लोज आ जाएगा। कैसे करा है पता चला, Yes, ma'am. इनको बराबर कर दिया, दोनों फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, समझ गए सब, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, तुम्हारे पास ये क्या है, एक प्लेन शीट है। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जरा बताएगा कोई। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा/2 इन σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहां पर रखा हुआ है डाइपोल, तो इसका मतलब ये तुम्हारी जो शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। ये -q चार्ज और ये यहाँ पर +q चार्ज, ऐसे ही रखा हुआ है, -q +q चार्ज। बोलो। यस मैम। अब डाइपोल में देखो, अब यहाँ पर ये डाइपोल है, हम डाइपोल के लिए दो चीज निकालते हैं, क्या, पहला निकालते हैं टॉर्क, दूसरा निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा निकालते हैं रोटेट करेंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। फॉर्मूला टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, PE sin थीटा। P क्या है डाइपोल, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा। वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। सही है, U फाइनल, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, U फाइनल क्या होता है, -PE, मान लो तुम्हें फाइनल जो एंगल पे लेके जाना है वो cos θ2 है, माइनस PE cos θ1, यानी इनिशियली जो एंगल बना रहा है θ1 है। ये एंगल किसके साथ है, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक है, ये डाइपोल के बीच में, तो ये कितना आया, -PE cos θ2 प्लस PE cos θ1। बोलो डन, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इस पर फोर्स कितनी लगती है, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितनी होती है, हाँ 0 वेरी 0 है ना। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब 0 होगी, याद रखना। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। अभी तुम्हारे इस कंडीशन में थीटा कितना दिया हुआ है, कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल, देखो 0 डिग्री बना रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और तुम्हारा डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। देखो थीटा है 0 डिग्री, तो बेटा टॉर्क कितना आया, 0, PE sin थीटा, sin थीटा 0, टॉर्क 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, -PE है ना, cos 0 1 हो गया। ओके, तो अब देखो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। बेटा गलत है, मैक्सिमम टॉर्क है ही नहीं, टॉर्क तो 0 है। कह रहा है नेट फोर्स इज दिस, तो ये भी गलत है, इसमें भी नेट फोर्स की बात हो रही है तो ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क 0, तो टॉर्क तो 0 है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, -PE। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, +PE। ठीक है, यस मैम। बोलो
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस पीई। और कब होगी ये प्लस पीई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? जब थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। भाई पता है ना, अगर cos थीटा 180 होगा तो -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ गए? हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सवाल। नाइन्थ, a small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere having this charge and removed to a distance such that the force of repulsion between them is this, the distance between them is this. क्या होगा? समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि तुम्हारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है भाई उनकी रेडियस सेम होगी, आइडेंटिकल, सेम साइज सेम शेप, ठीक है। एक के पास तो चार्ज है 4 × 10⁻⁻8 कूलम, दूसरे के पास चार्ज नहीं है। आप इनको कंबाइन कर देते हो, मतलब आपने इनको जोड़ दिया, ठीक है, एक टच करा दिया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछी है कि डिस्टेंस कितनी होगी जब हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास दो चार्जेस के लिए कौन सा बनता है? कूलम्ब्स लॉ का, K(q1q2/r²), वही फॉर्मूला बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर एक के पास चार्ज नहीं है और एक के पास चार्ज है, जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा ना भाई। ये है क्या? कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, आपस में टच कर दोगे तो चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। तो हमें ये निकालना है कि दोनों पे चार्ज कितना आएगा। बताओ कितना चार्ज आएगा बेटा दोनों पे फाइनल चार्ज? इस केस में क्या? हाँ सेम चार्ज है भाई, टोटल चार्ज तो 4 है ना एक पे, दूसरे के पास चार्ज 0 है, तो जब इनको मिलाओगे तो कितना चार्ज बटेगा दोनों में? दो का बराबर बराबर बट जाएगा। देखो दो का दो का क्या कह रहे हो? मान लो ये तुम्हारा रेडियस होता R1 और मान लो ये तुम्हारा रेडियस होता R2, इसके पास चार्ज Q2 है, इसके पास चार्ज Q1 है। आपस में जब इन्हें टच करते तो इनमें चार्ज ट्रांसफर होता है। मान लो ट्रांसफर होने के बाद इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे आया Q2, तो Q1 किसके बराबर होगा? कैसे बटेगा चार्ज? देखो Q1 की रेडियस R1 है तो रेडियस की डायरेक्टली बटता है, तो R1 Q1 की रेडियस है अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है भाई? Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज तो यही है। Q2 कितना, मतलब अब तुम्हारे सेकंड वाले कैप उस पर स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा? R2 के प्रोपोर्शनल बटेगा, तो इसकी रेडियस है Q2 वाले की R2 अपॉन में टोटल रेडियस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ज आएगा नया Q1 और Q2 पे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन में कितना चार्ज बटना चाहिए? देखो इस पे चार्ज निकालो Q1 और इस पर निकालो Q2। Q1 की रेडियस कितनी है? R, सिमिलर है R1 प्लस R2 कितने हो जाएंगे? 2R। टोटल चार्ज कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻8। R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना चार्ज आया? 2 × 10⁻⁸। हाँ, तो इसका मतलब जो दूसरा Q2 आएगा वो कितना आएगा? वो 2 × 10⁻⁸, क्योंकि टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना बेटा, वो तो बढ़ घट नहीं सकता। 4 टोटल है, 2 इस पे आ गया तो 2 Q2 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास Q1 आ गया, Q2 आ गया, फोर्स दिया हुआ है R निकाल लोगे। यस मैम। मुझे ये बताओ तुम रिवाइज क्यों नहीं करते हो? तुम उसे पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो, तुम्हें कुछ कराने का फायदा है? रिवाइज क्यों नहीं करके आते? चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है।
बोलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे? मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक चार्ज, देखो ये ओरिजिन है, यहाँ पर +7 पे कितना चार्ज रखा हुआ है? 7 सेंटीमीटर पे, -4 माइक्रोकूलम। यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है? -7 पर 7 माइक्रोकूलम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R। R. K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹। एक चार्ज कितना है? 4 × 10⁻12। दूसरा चार्ज कितना है? 7 × 10⁻12। विद साइन रखना, ये माइनस साइन है ना इस चार्ज का, तो यहाँ पे माइनस साइन ही रखना, ठीक है। विद साइन रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के चार्जेस विद साइन रखे जाते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। अपॉन R, R कितना कितनी दूरी हो गई भाई इन दोनों के बीच में? 14 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर लेना, ठीक है। 10⁻⁻6 आएगा ना? हाँ 10⁻⁻6। हाँ 6 7 2 जा 14, 2 2 जा हो गया, 9 2 जा 18, माइनस का मल्टीप्लाई बाय 9 की कितनी? 10 की 6 6 12, 10⁻³ आ गया क्या? Yes, ma'am. 1 नीचे भी है देखो, -2, तो ये ऊपर होके +2 आ जाएगा। तो 1 माइनस का 18 × 10⁻⁻1, ये कितना आ जाएगा? 1.82, ठीक है। देखो ये 10 - 2 नीचे भी बचा हुआ है, ठीक है। Yes, ये तो ma'am. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, डायरेक्ट इसमें क्या दिक्कत आ गई? 14th करिए। फोर्टीन मेरे लैपटॉप चार्जेस नहीं, मैं चार्ज पे लगाना भूल जाती हूँ हर बार। फोर्टीन करिए। डन। अभी सिखाया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी लगा लिए और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी लगाइए। कितना आंसर आ रहा है अनुज? यस मैम। कितना आंसर बनेगा? मैम मेरा सेकंड ऑप्शन आ रहा है। सेकंड आ रहा है। पी की फॉर्म में लिखा है तो कितना आएगा? देखो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस है ऐसे, उनका डायपोल बनाया, इतनी दूरी पे वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो कितने डायपोल की लेंथ कितनी हो गई? -9 से 9, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है, वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे कितना है? अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री लेके जाना है, तो मुझे बताओ θ1 और θ2 कितने होंगे? θ1 कितना बनेगा बेटा? θ1 और θ2, θ1 कितना बनेगा? 0। हाँ इक्विलिब्रियम पे है ना, तो 0 डिग्री, और θ2 तो इन्होंने दिया ही हुआ है कितना? 180, तो यहाँ कितना 180 लिखोगे? 180 डिग्री। फॉर्मूला अभी सीखा था वर्क डन का, -PE cos θ2 प्लस PE cos θ1, ये आ जाता है। -PE, θ2 180 डिग्री है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 10 डिग्री है, तो प्लस PE कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ PE। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डाइपोल चार्ज इंटू ए हो जाएगा, चार्ज दे रखा है 4, डिस्टेंस दे रखी है 18, वैल्यू रख लेना, आ जाएगा, ठीक है। बोलो। अच्छा 15th बताओ।
15th में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन है, इसको अभी बाद में करेंगे। 16th पे आ जाओ। सिक्सटींथ कैसे कर सकते हैं? एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, ये इसको रखा हुआ है बेटा, इसकी लेंथ दे रखी है a/2, ठीक है। इस कीप्ड एट द सेंटर ऑफ द BC, मतलब इस एज पे रखा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि मान लो इसके पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा इस वाले क्यूब से, ये बताओ। तो देखो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा इस पे, लैम्डा इंटू डिस्टेंस लैम्डा एल, लैम्डा लेंथ कितनी है भाई इस वाले चार्ज की, a/2, तो चार्ज हो गया लैम्डा a/2। अब बात आई कि फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ क्या ये चार्ज इनक्लोज्ड है इस क्यूब में? क्या ये चार्ज इनक्लोज्ड है इस क्यूब में? यस मैम। नो मैम। Yes, ma'am. इनक्लोज्ड करना पड़ेगा। इनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स और लगाने पड़ेंगे सोचो? इसको क्यूब्स के बीच में लेके आना है, कितने क्यूब और, मतलब कितने क्यूब और लगाऊं? 3। एक तो आगे लगा, Ma'am, एक तो three. इसी क्यूब के आगे लगेगा, एक तो देखो अगर इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारी कॉपी है ना, इस कॉपी के यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे वो भी लाइन चार्ज। तो अब इस चार्ज को कवर करना है। अब ये चार्ज की फील्ड लाइंस आगे निकलेंगी, तो आगे लगाना पड़ेगा एक क्यूब, नीचे जाएंगी एक क्यूब नीचे लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाएंगी एक क्यूब पीछे लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें 3 क्यूब और लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा ये चार्ज जो है इनक्लोज हो पाएगा। ऐसे सोचना पड़ेगा कि कितने क्यूब लगा दो भाई, 4 लगा दो, तो 4 क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना आया, 4 क्यूब की वजह से आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब की वजह से कितना आएगा, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक 4 को नीचे ले आओगे। अब तुमने चार्ज इनक्लोज कितना लिखाया हुआ है वहां पे, देखो लैम्डा a/2, तो Q की जगह लिखो लैम्डा a/2। कितना आंसर आ रहा है? लैम्डा 8 बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 4 है ना। तो तुम्हारा एक क्यूब से चार्ज आया लैम्डा a/2 इंटू 4 एप्सिलॉन, ऑप्शन। ओके 17th बताओ। अच्छा आ जाओ, मैं ही पढ़ा देती हूँ। मैं आज तुम्हारी 1 घंटे 15 मिनट की ही क्लास ले पाऊंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हारा यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल के यहाँ पर एक A पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। ये 2 पॉइंट रखे हुए हैं। इन क्या कह रहा है कि जो पॉइंट आपका A है वहां पर पोटेंशियल V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो आप बताइए कि B पॉइंट पर क्या होगा। अच्छा अब देखो ये डाइपोल के A पॉइंट कहाँ पर है, A पॉइंट डाइपोल के कैसे है, मैम एक्सियल पे। एक्सियल पे है, Yes, एक्सियल पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए कितनी होती है, 2kp बाय r3। और ये R कितनी cube। दी हुई है, देखो A पे हमें दी हुई है E0, यानी ये किसके बराबर है, E0 इक्वल्स टू 2kp बाय r3। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है भाई, kp बाय r स्क्वायर, 50 by R square. ठीक है, kp बाय r स्क्वायर। अच्छा अब B पॉइंट कहां पर है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर। B पॉइंट देखो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, राइट। Yes, ma'am. इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp बाय r क्यूब। तो kp r देखो कितनी दूरी पे है, 2r, तो यहाँ लिखोगे 2r का क्यूब। तो Whole kp cube. अपॉन ये कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 r क्यूब, ठीक है। अब देखो इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक E0 के पूछ रहा है कि E0 के टर्म्स में क्या होगी, देखो ध्यान से,
ई नॉट के टर्म्स में पूछ रहा है। ई नॉट कितना है 2 kp बाय आर क्यूब, तो kp बाय आर क्यूब कितना हो जाएगा ई नॉट बाय 2, तो यहाँ से लिखोगे ई नॉट बाय 2 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये कितना आया ई नॉट बाय 60। गॉट इट, ये आया ई नॉट बाय 60। वी नॉट कितना हो जाएगा 0। हाँ, परपेंडिकुलर पे इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल हो जाता है 0, तो यानी पोटेंशियल 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट बाय 60। ठीक है, Yes, ma'am. बढ़िया। जनवरी अटेम्प्ट कर लिया, आ जाओ अप्रैल पे। अप्रैल का सेकंड क्वेश्चन करो, करो बैठ के। क्या आया, नल पॉइंट निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वेनिश हो जाएगी। तो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे प्लस क्यू, सेकेंड पॉइंट चार्ज रखा हुआ है डी दूरी पे प्लस 9q। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं ये दोनों, डी दूरी पे रखे हुए हैं। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वेनिश हो जाएगी। तो पहले तो ये देखो कि हमें वो जो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश होगी वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच होगा कि बाहर होगा, बताओ। वो पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा या बाहर होगा। हाँ, अरे कुछ ब्लैंक होके बैठे हो क्या। बीच में होगा मैम। हाँ है ना, बीच में होगा ना। कैसे, मान लो आपने कोई भी पॉइंट लेट किया, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड होगी ये, बी की वजह से प्लस चार्ज है तो भी प्लस वाला चार्ज इधर फेंकेगा ई बी। तो यानी कोई तो ऐसा पॉइंट, देखो अब यहाँ पर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अपोजिट का मतलब है कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांसेस, जीरो होने के चांसेस है। ठीक है, तो वो पॉइंट लेट कर लो। कहां से लेट करते हैं, छोटे चार्ज से, मतलब छोटे चार्ज के पास नल पॉइंट मिलेगा। तो छोटा चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से डिस्टेंस मान लो कि भाई x पॉइंट दूरी पर नल पॉइंट मिल जाएगा। तो x पर क्या होगा, a की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और b की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गई होंगी। तो EA कितना आएगा, k q 9q अपॉन, अरे निकालो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्र, और ये कितना आएगा के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्र। ठीक है, तो के सॉरी 4q, के क्यू से के क्यू कट गया, Ma'am, K9Q. K9Q. हाँ। तो अब यहाँ से निकालो, ये इस 1/2 को ऐसे लिख सकते हो, इसका भी स्क्र, ये स्क्र से स्क्र कट जाएगा। तो कितना आया देखो, d माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x। तो d किसके बराबर आ गया 3x के, और x इसके बराबर आ गया dy/3 के। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। हट करिए। अच्छा, अगर ये चार्जेस ऐसे होते कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस 4q चार्ज है, तो मुझे नल पॉइंट कहाँ मिलता, Ma'am, ये ऊपर क्या हुआ। हाँ हाँ, ये ऊपर 4 से स्टार्ट होता है।
अच्छा ये मैंने 4 लिख दिया, ये 9 है ना, यस मैम। तो यहाँ पे फिर ये 3 बन जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, तो d/4। यस मैम। एक बार फिर भी आंसर चेक कर लेते हैं बेटा इसका, मेरे को डाउट लग रहा है। अप्रैल अटेम्प्ट है ना ये, अप्रैल अटेम्प्ट का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ही कर रहे हैं नहीं, हाँ सेकंड। सेकंड का सेकंड आ रहा है ये तो। हमारा 4th आ रहा है। अच्छा dy/4 करेक्ट तो हाँ ठीक है करेक्ट कर दिया, ठीक है सेकंड का सेकंड सही है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the surface of uniformly charged spherical shell of radius this is this. The potential at the center of the shell at a distance this from the center at a distance this from the center of the shell. यानी तुम्हारे पास एक spherical shell दिया हुआ है जिसकी रेडियस दे दी तुम्हें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है 120 वोल्ट। कह रहा है कि बताओ अगर सेंटर से 5 सेंटीमीटर चलते हो और 15 सेंटीमीटर चलते हो तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यानी पोटेंशियल बताओ एट 5 सेंटीमीटर, पोटेंशियल बताओ एट 15 सेंटीमीटर, कहां से, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर सही है। बताओ 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा पोटेंशियल, यानी सेंटर से 5 सेंटीमीटर अंदर ही आएगा कोई पॉइंट, कितना पोटेंशियल होगा बेटा, जितना जितना अरे जितना और पूछा है सेंटर पे भी बताओ पोटेंशियल एट सेंटर कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सुन रहे हो, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा विशाल, 0। हाँ सेंटर पे, अच्छा है 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यस मैम। पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, सेंटर पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, उधर ले लो, जितना सरफेस पर है उतना सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल 120 वोल्ट इसने पूछा है, पहले सेंटर पे बताओ फिर बताओ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट भी शेल के अंदर आ रहा है तो उसपे भी 120 वोल्ट होगा, आगे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट पे टिक कर देना। यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 8 इसे, अच्छा मेरे को ये बताओ, मान लो बेटा ये मेरे पास एक इनफाइनाइट पैरेलल शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, वैल्यू कितनी लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मेरे पास ये नेगेटिव की शीट है, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स, ठीक है, नेगेटिव पे टुवर्ड्स आ जाएगी, वैल्यू क्या रहेगी अभी भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर बताओ कि अगर मैं किसी चार्ज को रखती हूँ प्लस क्यू पे, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो उन्होंने दे दिया कि अगर किसी पॉइंट चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू को तो कितना फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से कितनी होगी बताओ। मैम ऑप्शन बी। बी आ रहा है, ठीक है यस मैम। बी आएगा ना, देखो ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो प्लस का कितना बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका कितना बन जाएगा इसी डायरेक्शन में
2 sigma by 2 हाँ अपॉन pi epsilon 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आया 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 3 नॉट। sigma by 2 pi 2 epsilon। ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ भी रहा है कुछ, पल्ले पड़ रहा है तुम लोगों के बाकियों के? ऐसे बिहेव कर Yes, रहे हो ma'am. जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ। Yes, ma'am. जब आप पढ़ाते हो तो सब हो जाता है, हमसे नहीं होगा। 11th वाला करो बैठ के। क्या लगाएंगे इसमें, पहले ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। मैम इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या है? वन, फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा। डेल्टा V इक्वल टू E डॉट D। हाँ, V इक्वल्स टू ED होता है ना, करेक्ट। Yes, ma'am. अब देखो ये पॉइंट ABC है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, PGT। 4 centimeter। अगर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच में। कितनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटर के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये पूछ रहा है हमें बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल बी। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। क्या लिखोगे तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ई रहेगी, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। देखो अब इसने तुम्हें पॉइंट दिया है ए पॉइंट, अब ए और सी का पोटेंशियल तो बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग या अपोजिट पोटेंशियल घटता है। परपेंडिकुलर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ VC माइनस VB, और इनके बीच में दूरी कितनी है 4, तो यहाँ क्या लिख दूं 4 लिख दूं। तो VC माइनस VB किसके बराबर आ गया 4E के बराबर। ठीक है, ओके। अब आगे क्या कर सकते हैं, इतना तो काम हो गया, पर अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है। पर इन्होंने देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, और पोटेंशियल कितना है V है। तो बेटा इसका मैं ये लिख सकती हूँ कि V इक्वल्स टू ED है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 10। ठीक है, तो 10 लिख दी। तो यहां से मेरे को क्या निकालना है E की वैल्यू। तो E किसके बराबर आया देखो V/10, E/10। तो यहाँ पे रख दो VC माइनस VB इक्वल्स टू 4 V/10। तो ये काट के कितना आया 2/5 ऑफ V, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। Yes, ma'am. बस उसी में थोड़ा V इक्वल्स टू ED फॉर्मूला लगाना था 2-3 बार। फोर्टींथ बताओ। Work done in moving a test charge in between 2 points inside this is 0 no matter which path is chosen। बताओ।
आंसर चाहिए मुझे इसका। इतना पढ़ाने के बाद एटलीस्ट इसका आंसर दे सकते हो। नहीं भी पढ़ा है ना, पर अभी जितना पढ़ा है 50 मिनट में, उसमें तो ये इसका आंसर बनता है। बताओ। मैम असर्शन ठीक है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। कॉन्फिडेंस रखो बेटा, बोला करो फर्स्ट ऑप्शन। यस मैम फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। कॉन्फिडेंस रखा करो ना तुम लोग, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। सही है, ट्रू है ना। क्या यस मैम। बोला है कि वर्क अगर हम लोग किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, ए से बी लेके जा रहे हो, बी से सी लेके जा रहे हो, तो किसी भी पाथ पे ले जाओ, वर्क डन 0 आना है। बिल्कुल आएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू डेल्टा वी। अब पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम है, तो डेल्टा वी 0 तो वर्क डन 0, तो ए ट्रू। रीजन क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, तो यानी ये भी सही है। तो ए इज ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. बहुत बढ़िया। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेटा पेपर में आसान क्वेश्चन भी आते हैं, एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर लोगे। ठीक है, जो और स्टेट लेवल के 16th करो, 16th क्वेश्चन करो। गॉस लॉ लगाना है, ठीक है, कर सकते हो, यस मैम। करो। तन्विषा तो पढ़ने लग गई, वेरी गुड। तन्विषा ही दे रही है ना आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम फोर्थ ऑप्शन आ रही है 2.16। ठीक है, बाकी देखो, ये हमारे पास अगर क्यूब है इस तरीके का जो दिखता है, अब क्या लग रहा है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, द नेट फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन क्यूब ऑफ साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर। ठीक है, द नेट फ्लक्स निकालना है जिसकी नेट फ्लक्स ऑफ ए गॉसियन क्यूब ऑफ साइड लेंथ, जिसका लेंथ दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर। If the passing wires any two corners of the cube that are maximally displaced, तो maximum distance कौन सा होता है भाई, अपोजिट कॉर्नर्स। क्यूब में दो डिस्टेंस होती है, एक तो इसका साइड लेंथ विच इज, मान लो साइड लेंथ ए है, दूसरा होता है अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट डायगोनल, सॉरी, है ना। यानी एक ही तुम्हारा रेक्टेंगल है, इसके ही तुम अपोजिट डायगोनल्स ले लो, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है √2a। फिर मैं अगर अपोजिट फेस ले लूं, अपोजिट फेस के अगर डायगोनल्स लूं, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये a है, ये √2a है, ये कितना आता है √3a, तो ये हो गई √3a। तो ये मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स रख, यहाँ पर मैं चार्ज रख दिया मैंने अपना लीनियर चार्ज, तो क्या लिखोगे, फ्लक्स कितना आया, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड कितना होगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लीनियर चार्ज रखा है आपने। ठीक है, वायर है ना, वायर पे तो लीनियर चार्ज होगा। लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, बताओ, लैम्डा ही रहेगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, ये √3a, और ए कितना दे रखा है तुम्हें, √3। देखो ये साइड लेंथ √3 दे रखी है, तो यहाँ √3 लिख लो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया, 3 लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हाँ, कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? पाई कहाँ से आ गया यहाँ पे? अच्छा, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। लैम्डा दे रखा है 2 नैनो कूलम 10⁻⁻9। अब 2 × 10⁻⁻9 हो जाएगा ना वो? हाँ हाँ, तो ये यही तो लिखा है, कौन एप्सिलॉन नॉट। इसमें That is एप्सिलॉन वैल्यू पुट कर देंगे ना 9 × 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? ये 1/4 की होती है ना, तो एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई, पाई से भी तो करना पड़ेगा, 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 4 पाई मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 × 10⁻9, 6 × 10⁻−9। तो लो, ये से तो ये कट गया। 9 4 जा कितना, 9 6 जा कितना हुआ, 6 में 54, 54 × 4 पाई। बेटा ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है? वहां पे नैनो कूलम पर मीटर बोला, यहाँ पे लेंथ √3 सेंटीमीटर दी है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम पर मीटर दी है मैम वहां पे। साइड लेंथ चेंज करनी है ना, तो यहाँ √3 के साथ मल्टीप्लाई में लगेगा 10⁻⁻2 और, ठीक है, 10⁻⁻2 और लगा दो। 54 × 4 कितना बना? 216। हाँ ठीक है, 216 × 10⁻⁻2, तो 2.16 पाई आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर लेके आए हो। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें पूछा है कि ए बी आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। ठीक है, ए बी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बताओ इस एबीसी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिर्फ ए बी की वजह से दे दी, एबीसी की वजह से पूछिए कितनी होगी। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। देखो, अगर मेरे पास एक आर्क है, सुनो, आर्क रहने दो, सही है। मान लो इस पे हमारे पे प्लस प्लस का चार्ज है, बेटा इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? प्लस चार्ज की वजह से। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड होती है, तो यहाँ होगी आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? माइनस जे कैप में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आर्क बना दूं, ये आर्क ऐसे प्लस की है, इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट उसके अवे होती है ना प्लस के, तो यानी इस प्लस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में, ई। ठीक है, अब ये पूरी आर्क है, इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ई, ई डैश, मान लो इसकी वजह से ई डैश है। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा भाई? 45 45 का। 5:45। बिल्कुल, क्योंकि एकदम बीच में से कट करेगी ना वो उसको। अब देखो तुम यहां से लिखोगे कि हमारे पास ई किसके बराबर है? ई का कौन सा कंपोनेंट ई डैश के बराबर है? ई डैश इक्वल्स टू ई का cos 45 वाला कंपोनेंट। देखो भाई, ई का वो cos 45 बनेगा, तो ये कितना आया? E/√2। ई गड़बड़ कर दीजिए, ये ई है और ये ई डैश है, तो ई का कंपोनेंट ही तो जाएगा यहाँ पे, ई डैश बनेगी, ई डैश बनेगा ई का cos 45। सही तो है? एक सेकेंड। तो ऑप्शन क्या है? ई क्या हो जाएगा? हमें निकालनी है
0। देखो ये इस तरीके से आ गया, ये ई डैश है जो हमें निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है, ये वैल्यू है 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी ई का कंपोनेंट बनेगा ये वाला कंपोनेंट ई का, ई cos 45 होगा ना, दिस कंपोनेंट ई cos 45, ई बाय √2 हुआ ना, ये ई इक्वल्स ई डैश cos 45, देखो कंपोनेंट ही निकलेंगे, ई डैश cos 45 कितना हुआ, √2 इक्वल्स टू ई, ई डैश किसके बराबर हो जाएगा, √2 ई के, मतलब ये देखना था कौन सा किसका कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्ट, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका ये ई कंपोनेंट किसका बन जाएगा भाई, ई डैश का कॉस कंपोनेंट, cos 45। ठीक है, तो ई डैश ई को किसके बराबर लिख दिया, ई जो है ई डैश का 45 वाला कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट, इस तरीके से। तो यहां से ऑप्शन कितना बना, √2 ई। ठीक है, देखो Yes, समझ में ma'am. आया ना, किसने किया, वेक्टर्स ही लगाया यहाँ, तो डायरेक्शन तो तुमने आ गई कि भाई इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ये पूरी ले लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई ई डैश। अब ये ई डैश हमें ई के टर्म्स में निकालनी है, तो ई के टर्म्स में कैसे निकालोगे, या तो इस ई डैश को ई के टर्म्स में लिखना होगा cos 45, बस वो लिख दिया तुमने। ठीक है, तो यहाँ से √2 ई आ गया, बस खत्म। अब इसके बाद थोड़ा सा कैपेसिटर के क्वेश्चन कर लो। दो 2025 फर्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, कैपेसिटर है, ये क्या कह रहा है कि भाई एक कैपेसिटर का 6 माइक्रोफेराड का चार्ज है, उसको 5 वोल्ट तक मतलब 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रही है, तो जितनी बैटरी का चार्ज होगा उतना ही कैपेसिटर के पास चार्ज वो आ जाएगा पोटेंशियल। तो भाई 4 माइक्रोफेराड है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो चार्ज कितना आ गया, Q इक्वल्स टू CV, 6 पंजे 30, तो 30 माइक्रोकुलाम चार्ज है। अब ये कह रहा है कि अब इस वाले कैपेसिटर को बैटरी से तो निकाल देंगे, किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ लगाएंगे। भाई बैटरी से हटा दिया, दूसरे कैपेसिटर के पास लगाया है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, 12 माइक्रोफेराड है। अब क्या कह रहा है, अब क्या करा, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया, तो ये बताओ कि इन पे फाइनल चार्जेस कितने आएंगे। मान लो ये कैपेसिटर 1 और ये कैपेसिटर 2 साथ में जोड़ दिए, तो क्या होगा बेटा मुझे बताओ। कैपेसिटर 1 के पास तो चार्ज है Q, सेकंड कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, कितना चार्ज है कैपेसिटर 2 के पास, वो तो अनचार्ज है, लिखा हुआ है ना कि अनदर कैपेसिटर जस्ट इंसर्टेड इन द प्लेस ऑफ द बैटरी, उसको तो बस कैपेसिटेंस है उसके पास, वो अनचार्ज है। तो इसके पास तो इनिशियली चार्ज कुछ है ही नहीं, इसके पास इनिशियली चार्ज 0 है। तो क्या होगा, क्या होगा जब दो कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हो, क्या होगा, डांस करेंगे दोनों कैपेसिटर्स, बातें करेंगे, दोनों कैपेसिटर्स बातें करेंगे, डांस करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारी तरह। कुछ भी नहीं करेंगे, खेलने चले जाएंगे। क्या करेंगे ये, भाई पढ़ाने का फायदा ही नहीं है जब बेसिक ही नहीं आता। दोनों कैपेसिटर साथ में लगा दिए तो क्या होगा, एक के पास चार्ज है, एक के पास चार्ज नहीं है, क्या करेंगे, तुमने दोनों जोड़ दिए, क्या हो, हाँ बोलो, हाँ
क्या करेंगे? खुद बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा। हाँ, चार्ज फ्लो होगा ना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलते क्यों नहीं हो? अगर मैं एक के पास, देखो कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर। अगर दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, अभी तो सिखाया था। और चार्ज कब तक बटेगा? जब तक दोनों की पोटेंशियल बराबर बराबर नहीं नहीं हो हो जाती। जाती, तो कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे। और मैंने तुम्हें कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला सिखाया है कि बेटा अगर ये भी प्लस प्लस है और सेम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो V का कॉमन का फॉर्मूला आता है C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 है, यही फॉर्मूला। टू। क्या C1V1 क्या है? यस मैम। हाँ चलो, ये तुम्हें यही फॉर्मूला सिखाया, ये लिखो C1V1 प्लस C2V2। ठीक है, C1 के पास कितना कैपेसिटेंस है बताओ? 30 नहीं, कैपेसिटेंस 6, पोटेंशियल 5 प्लस। अब देखो सेकंड वाला कैपेसिटर, भाई सेकंड वाले कैपेसिटर के पास इनिशियली तो सेकंड वाले कैपेसिटर के पास तो इनिशियली पोटेंशियल 0 है, क्योंकि वो चार्ज तो है ही नहीं, इनिशियली उसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ पर 0 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा 12 प्लस 6 यानी 18। तो तुम्हारे पास V कॉमन कितना आया? 30/18। तो ये कितना आया? 5/3। तो अब तुमने पोटेंशियल निकाल लिया, अब तुम कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकती। हाँ, नया चार्ज Q1 डैश और Q2 डैश। तो नया चार्ज Q1 डैश किसके बराबर हो जाएगा? C1 इंटू नया पोटेंशियल V। तो देखो C1 कितना, Q1 डैश कितना आया? कैपेसिटेंस 6 है, नया पोटेंशियल कितना आया है? 5/3। तो कितना आ गया भाई? 10 माइक्रो कूलम। तो अगर टोटल चार्ज 30 था तो बेटा फाइनली भी तो 30 ही रहेगा, नया चार्ज तो कहीं से आ नहीं जाएगा, वो 30 ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गए मेरी बात? देखो यस मैम। C1 था, C2 था, C2 कुछ नहीं था, C2 के पास चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं है, उसको किसी कैपेसिटर के पास रखा, जिस कैपेसिटर के पास चार्ज है, पोटेंशियल है, सब है। तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आया, एक के पास 5 वोल्ट, एक के पास कुछ नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो हुआ तो इसका मतलब टोटल चार्ज तो तुम्हारे पास 30 माइक्रो कूलम है, जो हमने अभी C1 पे लिखा है, वो 30 माइक्रो कूलम बटेगा। तो कैसे? सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकाला, याद रखना C1V1 C2V2, V2 0 है तो ये हट गया। ठीक है, तो कितना आया? तुमने कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, तो चार्ज का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C1 इंटू नया पोटेंशियल, C1 C2 तो चेंज होते नहीं, तो कितना आया? 10 और 20। बोलो सही है? यस मैम। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन करो, क्या फॉर्मूला होगा सिक्स्थ क्वेश्चन का?
अच्छा मुझे बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना होगा? एरिया इंटू वही, ये तुम्हारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए होता है, इन दोनों के बीच में दूरी डी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो लिखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई एडी। कौन सा फॉर्मूला ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 9 करो। करिए क्वेश्चन नंबर 9। अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में हो तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? हम्म, बताओ। मैम फिर करंट कोई फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ, अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट में हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो ऐसे ही करो, क्या करना है? करंट निकालो, और ये देखो तुमसे पूछा है कि इसका चार्ज कितना होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। सी तो दिया ही हुआ है। अब हमें पोटेंशियल चाहिए होगा, तो पोटेंशियल देखो ये पैरेलल में है, अगर 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, वही पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? चार्ज। तो याद रखना स्टडी स्टेट में जब होगा तो जहां कैपेसिटर लगा है वहां से चार्ज नहीं जाएगा। करो इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ। आंसर बताओ फाइनली। अरे क्या हुआ? पोटेंशियल नहीं निकालना आ रहा? V इक्वल्स टू आई आर, दोनों सीरीज में है, पोटेंशियल 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे? 10 और 5 25 सीरीज में, तो आई कितना हो गया? बाय 5। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना है? 1/5। रेजिस्टेंस कितना है? 10। कितना पोटेंशियल आया? 2 वोल्ट। तो यानी चार्ज के पास भी पोटेंशियल 2 होगा, तो कितना आया? 8 इंटू 2 कितना आया? 16 माइक्रोकूलम। बोलो भाई, पोटेंशियल निकाल लिया ना 2 वोल्ट, तो बस CV में रख दो वो। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बेटा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा? पहले तो ये देखो, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका C2 है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? हम्म, ये सीरीज में होंगे कि पैरेलल में? देखो कैपेसिटर की प्लेट है,
इसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और दूसरे वाले का कुछ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस 1, इसका 2। अब ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में? देखो ये पॉइंट पोटेंशियल ए पे, ये किसी पोटेंशियल बी पे होगी, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट तो बेटा यही है, ऐसी तो होगा कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये किसी टर्मिनल से जुड़ी हुई है ए से, ये किसी टर्मिनल से जुड़ी हुई है बी से। मैंने यहाँ बीच में क्या किया, एक बाउंड्री लगाई, यहाँ पर दूसरा वो रख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे कुछ दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। अब बात आई कि ये सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होना है चाहिए दोनों प्लेट का। बट यहाँ पर देखो जो ये वाली प्लेट बनेगी यहाँ पे, इस पॉइंट का तो कुछ पोटेंशियल अलग बनेगा ना, कुछ बीसी। तो ये वाला कैपेसिटर विच इज योर C2 और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल के बीच में है। तो यानी ये किस में बनेंगे बेटा, सीरीज में, ठीक है। जब ऐसे बीच में ये बाउंड्री आ जाती है दो प्लेट्स के बीच में, यानी ये दो प्लेट है ना, इन दोनों प्लेट के बीच में ये पूरी बाउंड्री आ गई, तो ये किस में बन जाते हैं, ऐसे सीरीज में चले जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे सीरीज में, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो अब C1 कैसे लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन बाय D। K की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई C1 में, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A। देखो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच की दूरी, ये तो बेटा ये आधी आधी हो गई, D/2 पूरी होती है ना D। तो वो कैपेसिटर के बीच के प्लेट की डिस्टेंस, देखो यहाँ पर ये पूरा D है, तो आधा कितना हो जाएगा, D/2। तो यहाँ पे D कितना लिखोगे, D/2, तो 2 को ऊपर लिख लो। ऐसे ही C2 हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A 2/D। इनको दोनों को किस में लिख दोगे, इक्विवेलेंट में, यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा। अब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये सीरीज है कि पैरेलल है, बताओ। देखो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, क्या इन दोनों प्लेट के बीच में कोई बाउंड्री है, कैपेसिटर की प्लेट तो यही है ना, और ये दोनों आपस में, इनके बीच में कैपेसिटर बना है, एक कैपेसिटर ये C1 और एक अच्छा C2 और ये C1। भाई इनकी बाउंड्री भी यही है A और B, इस कैपेसिटर की प्लेट भी ये है A और B, बीच का पोटेंशियल सेम है ना, तो ये किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में, हाँ पैरेलल में क्या लिखोगे भाई, C1 लिखना, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C। C1 निकालो, C1 क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट, देखो A एप्सिलॉन बाय D। अब देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 1, एरिया कितना हो गया, प्लेट आधी आधी हो गई भाई, ये पहले पूरी प्लेट ऐसे थी, अब तुमने इन प्लेट को आधा कर दिया ना, तो ये वाली प्लेट की आधी हो गई, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आधा हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस पूरा है, A और B के बीच का पूरा आया है, देखो तो यहाँ पर D कंप्लीट आएगा, यहाँ पर हाफ क्या हुआ, एरिया शुड बी हाफ, एरिया हाफ हुआ है, ठीक है। तो इसका बनेगा ऐसे। सिमिलरली C2 निकाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, सेम ही आएगा, एरिया आधा रहेगा, D का D रहेगा, बस ये निकाल, ऐसे कर लोगे क्वेश्चंस। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना क्लास नोट्स वगैरह, ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you. बाय बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम।